हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर का पूरा एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ और ये पूरा नितिन सिंघानिया मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इतना टफ नहीं है जितना लोग बोलते हैं, बस आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि इंडियन हिस्ट्री और इंडियन आर्ट एंड कल्चर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप अगर इंडियन आर्ट एंड कल्चर को समझ लेंगे तो आपके लिए हिस्ट्री भी आसान हो जाएगी, या फिर हिस्ट्री को समझ लेंगे तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एंड पॉटरी। ठीक है, इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी। इंट्रोडक्शन में क्या है, मैं आपको पूरा बुक रीड करूंगा क्योंकि एनी हाउ आप लोग जाके रीड करने वाले हो, क्योंकि जैसे ही लोग पढ़ाते हैं तो आप, मेरे को पता नहीं, मुझे खुद भरोसा नहीं होता था, दूसरों का मैं नहीं बता सकता कि जब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो मैं सुनता तो था कि हाँ वो क्या पढ़ा रहा है, उसे एक जिस्ट मिल जाती थी, पर घर जाके एक बार टेक्स्ट बुक में ज़रूर पढ़ता था। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। द वर्ड आर्किटेक्चर इज derived from the Latin word tecton, which means builder. The science of architecture came into existence when early humans started building shelters to live in. Sculpture, on the other hand, is derived from Proto-Indian European PIE root word kel, which means to bend. Sculpture are small work of Sculptures are small works of art, either handmade or with tools, and are more related to aesthetic than engineering and measurements. तो आप ये समझो कि आर्किटेक्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, टेक्टोन से मिला है, जिसका मतलब होता है बिल्डर। उसके बाद ये जो आर्किटेक्चर और ये जो साइंस है आर्किटेक्चर का, ये तब डेवलप हुआ जब लोग घर बनाना शुरू किए, घरों में रहना शुरू किए, तब उनको समझ में आया कि अच्छा हाँ, मुझे एक ऐसा घर बनाना चाहिए जो वेंटिलेटेड हो, हवा आए जाए, मुझे गर्मी ना हो, क्योंकि उस टाइम एसी का कोई प्रोविज़न नहीं हुआ करता था। जो स्कल्पचर वर्ड है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन से डिराइव की है, जिसका मतलब होता है बेंड। तो स्कल्पचर मतलब बेंड करना, या किसी चीज़ को एक मोड़ देना, या काट के कुछ बनाना, ऐसा। स्कल्पचर स्मॉल वर्क होती है, जैसे आप समझो कि मैं फॉर एन एग्जांपल आपको दूं कि आपने छोटा सा एक मिट्टी का घोड़ा बनाया, तो वो पत्थर से बनाया, तो वो एक स्कल्पचर का पार्ट होगा। और आर्किटेक्चर ऑन द अदर हैंड इज ऑन द बिगर स्केल। तो अगर किसी ने बोला कि हाँ ताजमहल है किसी ने बनाया है, तो दैट विल कम इन आर्किटेक्चर, नॉट इन स्कल्पचर। स्कल्पचर मीन्स नटराज की जो मूर्ति आपने देखी है, दैट इज स्कल्पचर कास्टेड फ्रॉम अ सिंगल मोनोलिथिक रॉक और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन दिया है दोनों का, डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर का। तो चलिए साइज एंड शेप में पढ़ लेते हैं हम लोग। साइज एंड स्कोप। थोड़ा सा ना मैं ये शेप्स वेप्स में थोड़ा ज़्यादा ये करता हूँ तो बार बार निकल जा रहा है। तो साइज़ और स्कोप क्या है, तो आर्किटेक्चर बोलता है कि आर्किटेक्चर रेफर टू अ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, करेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया। स्कल्पचर आर रिलेटिवली स्मॉल 3 डायमेंशन चीज़ें होती है और छोटी होती है, जो मैं अभी आपको बताया है। मटेरियल कैसे यूज़ करते हैं, तो आर्किटेक्चर में दे यूज़ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल सच ए सैंडस्टोन, वुड, ग्लास, मेटल एंड सैंड्स। ऑन दी अदर हैंड स्कल्पचर में कैसा होता है कि वो लोग एक सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करते हैं। समझो कि एक रॉक हो गया या फिर ग्रेनाइट्स हो गए, तो ऐसे टाइप के मटेरियल्स यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, मतलब कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आर्किटेक्चर जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा होता है, तो उसके अंदर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स, मैथमेटिक्स की प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो बहुत बड़ी है तो आपको ज्योमेट्री वगैरह सब ध्यान में रख के बनाई जाती है। लेकिन जो स्कल्पचर होती है वो पूरी तरह से इमेजिनरी होती है, उसके लिए ना कोई एक्यूरेट मेजरमेंट्स होता है, ना कुछ। तो अगर आगे आप पढ़ोगे तो जो डांसिंग गर्ल है, ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसी होती है, और नटराजा की इमेज है, आप देख लो। तो ये सारी चीज़ें स्कल्पचर में आती है। और ऑन द अदर हैंड ताजमहल और रेड फोर्ट जो है वो आर्किटेक्चर में आता है ना, इंडियन आर्किटेक्चर में आता है ये सब। अभी चलते हैं इंडियन आर्किटेक्चर की तरफ। इंडियन, अभी ये तो था कि इंट्रोडक्शन बिटवीन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर का डिफरेंस क्या हो गया। तो जैसे कि हमारा जो टाइटल है इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरीज। पॉटरीज आगे आएगी, पॉटरीज में मैं आपको बताऊंगा कि अर्दनवेयर्स कैसे होते हैं। अच्छा, इंडियन आर्किटेक्चर कैसे है, क्या है, वो मैं पढ़ता हूँ। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज अ स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द ब्रिटिश रूल। द बिल्डिंग एंड स्कल्पचर हैज अ नैरेटिव ऑफ देयर ओन। The emergence of decay of great empire, the invasion of foreign rulers who gradually became indigenous, and the confluence of different cultures and styles are all reflected in the evolution of Indian architecture and sculpture. बोलने का मतलब ये है कि इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस हुआ है, एवोल्यूशन जो हुआ है, वो राजाओं के आने के बाद, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, फिर ब्रिटिश एम्पायर था, उसके बाद मुगल्स थे, पर्शियंस थे, अफ़गानीस थे। तो ये लोग अपने साथ साथ अपनी इच्छा के अनुसार आर्ट एंड आर्किटेक्चर लेके आते गए।
समझो कि किसी को किसी और चीज़ का शौक़ हो तो कोई डोम बनवा देगा, किसी को ये है कि मुझे शीश महल बनाना है, हवा महल बनवाना है, ताज महल बनवाना है, मकबरा बनाना है, तो ऐसी चीज़ें आती जाएंगी। आर्किटेक्चर का फीचर्स क्या होता है? तो आर्किटेक्चर फीचर्स एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से आर्किटेक्चर के फीचर्स कैसे हैं? डिफरेंट फेज ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज डिफरेंट एरा in different era are reflected in their architecture. Architectural structure of a region also reflects the inclination of the society towards their culture and tradition. बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी देश का आर्किटेक्चर या किसी भी चीज़ का आर्किटेक्चर होगा और वहाँ पे रहने वाले लोग वैसे ही होंगे। जैसे हमारे इंडिया में तो ऐसा होता है कि जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो बेसिकली रिलीजियस की तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ था, मंदिर है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे राजा हुए हैं, जैसे चोला एम्पायर है, उन लोगों ने बहुत सारी मंदिरें बनाए, बहुत सारे बड़े बड़े गोपुरम बनाए। जैसे मीनाक्षी टेम्पल है, उसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोपुरम है। गोपुरम मतलब कि जो एंट्रेंस गेट होता है वो है। सॉरी दोस्तों, मेरी ना नाक थोड़ी जाम है, इसलिए मैं बराबर पढ़ भी नहीं पा रहा और बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिमेन्स इन इंडिया आर रिलीजियस इन नेचर। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया में रिलीजियस इन नेचर रहता है जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। उसके बाद अगर आप देखोगे, जैसे अर्ली टेम्पल्स इंक्लूड देवघर इन उत्तर प्रदेश में जो है, नाचना कुथरा टेम्पल है मध्य प्रदेश में, ये सारे आर्किटेक्चर के बहुत अच्छे नमूने हैं, विच आर सैम्पल्स इन स्ट्रक्चर, ठीक है। रॉक कट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, जैसे रॉक कट मैं आपको बताऊँ, हम लोग यहाँ हैं, ठीक है। तो रॉक कट के मैं आपको बताऊं कि जो कैलाश टेम्पल है, जो एक सिंगल मोनोलिथिक रॉक से बना हुआ है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए आए हैं। तो आप सोचो कि जो स्कल्पचर होगा, जो आर्टिस्ट होगा, जिसने भी ये चीज़ कार्व की है, वो ऊपर से लेके नीचे तक उसने पूरा इमेजिन करके लेके आना और उसको बनाना, ये बहुत तकलीफ़ का काम है। क्योंकि अगर थोड़ी सी इंच यहाँ वहाँ होगी तो पूरा का पूरा वो स्ट्रक्चर ढह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉक कट स्ट्रक्चर इन इंडिया एग्जिबिट्स एन इम्प्रेसिव पीस ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्ट। केव्स इन इंडिया आर लिंक्ड विद डिफरेंट रिलीजियस एंड present the architectural difference between different style. The vernacular style of architecture carried out by local builders share many traits and exhibits the respective regional climates, locally available raw materials for construction and so forth. तो ये यहाँ ये बोल रहा है कि जो इंडिया में है आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, वो लोकली भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि लोकली जो रॉ मटेरियल मिलेगा जिससे वो लोग कलर बनाएंगे, या जो भी अगर राइस हस्क है उससे अगर कुछ करना है उनको आर्ट में, पेंटिंग में, तो उस हिसाब से वो इन्फ्लुएंस होगा ना। तो जो रेडिली अवेलेबल होगा उन चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो लोकल जो थोड़ा सा जो एक फ्लेवर है ना, लोकल फ्लेवर, वो भी आ जाता था उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। अभी जैसे एक पूछते हैं कि आइकॉनोग्राफी क्या होती है, तो आइकॉनोग्राफी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमेजेस बेस्ड ऑन सर्टेन सिंबल्स एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज एसोसिएटेड विद देम। तो सब आप लोग ने कितने बार देखा होगा न्यूज़ में या कहीं पढ़ा भी होगा कि जो क्या बोलते हैं उसको, केव्स के अंदर जो इमेजेस होती है, उस इमेजेस को लोग पढ़ते हैं, उसको डिशिफर करते हैं। जैसे हम लोग स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं ना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और देवनागरी स्क्रिप्ट, वैसा टाइप्स। तो उस टाइप की स्टडी को और उसके रिलेटेड जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उसको बोलते हैं आइकॉनोग्राफी। एंशिएंट टेम्पल ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान आर मेड ऑफ सैंडस्टोन. Devghar was built in early 6th century CE. Temples of smaller dimensions have also been constructed over a period of time. A unique form of architecture also developed in hills of Kumaon, Garhwal and Himachal. A strong Gandhara influence can be seen in Kashmir due to its proximity to Takshila and northwest frontier. अभी ये तक्षशिला मैं आपको बता दूँ, ये तक्षशिला, इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन पहले तक्षशिला तो सुनो। तक्षशिला क्या है, अभी वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, और तक्षशिला एक बहुत बड़ा नॉलेज हब हुआ करता था उस टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे, जब मौर्यन एम्पायर था। और नालंदा तो आपने सुना होगा, तक्षशिला, नालंदा, ये सारी जगह पढ़ने के लिए बहुत अच्छी थी। तो दूर दराज से लोग, जैसे चाइना से हो गए, आप फाहिन जो थे वो भी आए थे चाइना से, लूशैंग, वो लोग भी आए थे चाइना से, और वो लोग इंडिया में पढ़ते थे। तो वहाँ पे तब जैसे आप मौर्यन एम्पायर में आओगे तो आपको पता चलेगा कि एक बुद्धिज़्म का भी इन्फ्लुएंस वहाँ पे था। तो तिब्बत से लोग आते थे, यूरोप से लोग आते थे,
और वहाँ आके देखते थे कि यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स कैसे है। इसलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर और तक्षशिला की जितने भी इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, क्योंकि वो साइड से फिर अफ़गान आ जाता था ना, पहले तो ये सब ही भारत था, पर जब आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर से आप आगे जाओगे, और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर ही आजकल मैं आपको बता दूं कि वो जो बॉर्डर मूवी थी आप लोगों ने देखी थी सनी देओल की, इसी के वजह से एक चीज़ इसी के वजह से वहाँ से भी अटैक होता था, क्योंकि वो हमारा वीकर सेक्शन था। उसके बाद मैं आपको जैसे आपने इसकी बात सुनी होगी मेदिनी राय की और राणा सांगा की। राणा सांगा भी बहुत स्ट्रांग थे इस एरिया में, तो जब अफ़गान आ रहे थे यहाँ पे तो उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग रिटेलिएशन था यहाँ पे मेदिनी राय और राणा सांगा का। जब बाबर आया, ठीक है ना, मैं अभी लिखूँगा नहीं ख़राब हो जाएगा, बाबर आया तो वो भी इसी यहीं कहीं रास्तों से आने लगा। और जब ये एलेक्जेंडर भी आने को डरता था ये साइड से, पर थोड़े दिनों बाद ये सारी चीज़ें वीक होती गई। मुझे पता नहीं है कितना सच है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं। अगर गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं, कोई ये नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। हाँ, हम लोग यहाँ थे कि हाँ टेम्पल जो थे, जो स्मॉल डायमेंशंस के थे, वो भी बहुत अच्छे थे, और वहाँ पे भी एक इंट्रिकेट कार्विंग्स वगैरह की जाती थी। केव्स जो थे वो भी रिलीजियस डोमिनेटेड थे, जैसे चैत्यास, विहारास, ऐसे बुद्धिज़्म जैनिज़्म के भी केव्स हुआ करते थे। तो आपको आगे मैं बताऊंगा जब केव्स के बारे में पढ़ेंगे तो। अच्छा, अभी इंडियन आर्किटेक्चर को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, एक एंशिएंट, एक मिडीवियल, एक मॉडर्न। तो एंशिएंट में आपको पता है कि आ जाएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन से आएगा, तो एंशिएंट में हड़प्पन आएंगे, मौर्यन आएंगे। मौर्यन के बाद जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था ना, तो वो थोड़ा सा डिक्लाइन होते गया, तो इसके लिए पोस्ट मौर्यन पीरियड आर्ट बोलते हैं, क्योंकि तब आर्ट एंड आर्किटेक्चर एकदम अपने क्लाइमेक्स पे थी मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, क्योंकि वहाँ के किंग्स को बहुत ज़्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में नॉलेज भी थी और उनको अच्छा भी लगता था। गुप्ता एज है और साउथ इंडियन आर्ट। साउथ इंडियन आर्ट्स तो छोटा सा है, पर इसमें आपको बहुत अच्छे स्कल्पचर्स, टेम्पल्स और मंदिर मिलेंगे आपको। मैं ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। मिडीवल इंडिया में हमारे पास दिल्ली सल्तनत और मुगल आर्ट है। दिल्ली सल्तनत इसलिए अलग पार्ट है क्योंकि दिल्ली पे हमेशा किसी एक शासक जो रूलर था उसका राज नहीं रहा, मुगल्स के आने के पहले और मुगल्स के आने के बाद भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आए तो आप जानते हो कि दिल्ली की सल्तनत पे बहुत सारे इनको बिठाया गया, राजाओं को बिठाया गया, उनके बच्चों को बिठाया गया। आप लोगों ने नवाब ऑफ हैदराबाद वगैरह और उनके बाकी चीज़ों भी पढ़ी ही होंगी हिस्ट्री वगैरह में। चलिए ठीक है, आगे चलते हूँ। आगे चल के हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये शुरू करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आर्ट और आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसका रिलीजियस डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहीं भी आप देखोगे तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपको या तो केव्स मिलेंगे, या तो मंदिरें मिलेंगी, या मस्जिदें मिलेंगी, या मकबरे मिलेंगे, ऐसे टाइप की कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आइकॉनोग्राफी करके एक चीज़ है जिसको आपको याद रखना है कि आइकॉनोग्राफी होती क्या है। जो सिंबल्स होते हैं उनके रीड करने के लिए और उनके पीछे की जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है उनको जानने के लिए ये आइकॉनोग्राफी की यूज़ की जाती है। उसके बाद इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम लोगों ने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिए, डिवाइड कर दिए कि उसमें एक तो एंशिएंट, मॉडर्न और मिडीवियल। एंशिएंट में क्या आएगा, आप एंशिएंट में याद है तो IVC आ जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता आर्ट एंड साउथ इंडियन आर्ट। साउथ इंडिया में मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है लेकिन फिर भी मैं आपसे बता देता हूँ कि साउथ इंडिया में ज़्यादा मुगल्स और ज़्यादा इसके ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस नहीं रहा। इसके लिए आप देख लो कि जो साउथ इंडिया का जो भी टेम्पल्स है और वहाँ पे जितना भी आर्किटेक्चर मिलेगा आपको प्योर मिलेगा। प्योर एज इन उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसी का नहीं होगा, ना मुगल आर्ट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, ना ब्रिटिश का होगा, ना इंडो
गॉथिक होगा, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कोई शासक राज ही नहीं कर पाए। वहाँ पे चोलास इतने पावरफुल थे। ठीक है, वो हिस्ट्री का पार्ट है। जब मैं हिस्ट्री शुरू करूँगा, आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बातें करता हूँ हिस्ट्री में, तो मैं हिस्ट्री का भी सीरीज शुरू करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपको एक और बता दूँ, मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको कि जब बाबर वॉज द फर्स्ट रूलर हु केम टू इंडिया, राइट। तो उस टाइम पे राणा सांगा और मेदिनी राय, दो लोग थे। मेदिनी राय इज़ अ मेल, आप फीमेल नहीं समझिएगा। तो कैसा था कि राणा सांगा 60 साल के थे, 60-50 साल के होंगे। उनकी एक आँख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और लंगड़े थे, तो भी उन्होंने बहुत रिटेलिएट किया ब्रिटिशर्स को। और मेदिनी राय भी उन्हीं के साथ थे, तो उनके साथ ही लड़ते लड़ते वो उनके साथ ही थे। और ब्रिटिशर्स ने, इन लोगों ने, जो उनके दुश्मन थे, उन लोगों ने उनको अपने अंदर लाने के लिए बहुत कोशिश की, पर वो राणा सांगा का साथ छोड़े नहीं। और फिर बैटल ऑफ चौसा और चंदेरी आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वो हिस्ट्री वाली वीडियो देखी होगी, जिसमें पूरा मुगल एम्पायर मैंने समझाया है, फ्रॉम बाबर टू अकबर, हुमायूं, और वहाँ से जहांगीर, जलंधर, फारूक सियार, सब समझाया है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर जाके देखें। ठीक है, तो आगे चलते हैं हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन इमर्ज्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 3rd millennium BCE and spread across large part of northwestern and western India. This is known as Harappan civilization or Indus Valley civilization. Indus Valley civilization इंडस रिवर पे ही बनी थी, इसके लिए उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत ही वेल आर्किटेक्ट थी, उसके टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, अ मार्क्ड future of this ancient civilization was the vivid imagination and artistic sensibilities extended by the numerous sculptures, seals, potteries and jewelries found at the excavation site. तो जब एक्सकवेशन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी और बहुत ही एस्थेटिकली अच्छी स्कल्पचर्स, सील्स, पॉटरीज एंड ज्वेलरीज मिली थी। तो उस टाइम पे भी लोगों को पता था कि हाँ ज्वेलरीज क्या है। पॉटरीज तो आप समझ लो, पॉट्स लोग क्यों बनाते थे, अनाज वनाज रखने के लिए बनाते होंगे। ठीक है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, द 2 मेजर साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, आर अमॉन्ग द अर्लीस्ट एंड फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सिविल प्लानिंग। तो अर्बन सिविल प्लानिंग का क्वेश्चन आता है सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी में, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद है कि अर्बन सिविलाइजेशंस, और उन्होंने जो प्लानिंग की थी वो आज तक किसी को नहीं पता कि कैसे की थी, उनके पास क्या नॉलेज था। इतनी अच्छी ड्रेनेज सिस्टम, इतना अच्छा घर बनाना, सिटाडल्स बनाना और डाउन सीढ़ियाँ बना के वहाँ पे घर बनाना, वेंटिलेशन इतना अच्छा, गार्बेज कलेक्शन का इतना अच्छा था कि पता नहीं, लोगों को आज तक नहीं पता कि कैसे हुआ। द प्लान नेटवर्क ऑफ रोड्स, हाउसेज एंड ड्रेनेज सिस्टम इंडिकेट द प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग स्किल्स दैट डेवलप ड्यूरिंग दोज टाइम्स। तो प्लानिंग से आप सोच लो कि सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स उन लोगों के पास थे, ड्रेनेज वगैरह थे, और अगर वो लोग घर बना रहे थे तो उनके पास ये भी होगा कि कितना mm है, यानी वो लोग दे आर वेरी गुड इंजीनियर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे साइट्स दिए, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स वहाँ क्या हुई, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करके रखी हुई हैं और मैंने अपने नोट्स में भी बता के रखा हुआ है। तो अगर आपको मेरे नोट्स भी चाहिए तो मैं उसका PDF करवा रहा हूँ। अभी तो मैंने आज ही ये लेक्चर शुरू किया ना, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं गलती हो रही है मेरे से पढ़ने में भी, क्योंकि इतना फास्ट पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। चलिए ठीक है, some of the important sites of Indus Valley civilization are archaeological findings are as follows, and their archaeological findings are as follows. Harappa in present day Pakistan on the bank of river Ravi. अच्छा, ये रावी वाला जो सीन है ना, मैंने ये क्यों लिख के रखा था मुझे अभी याद आया, क्योंकि सिविल सर्विसेज में मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था शायद लास्ट ईयर, उस पेपर में ये कौन से रिवर्स पे स्थित है और कौन से रिवर्स पे कौन सा हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर ये IVC के फाइंडिंग्स क्या है, कौन सी साइट्स है, उसके बारे में पूछा था कि हाँ ठीक है,
मुझे याद आता तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, हाँ, तो हरप्पा इज़ प्रेजेंट डे पाकिस्तान ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। 2 rows of 6 granaries with a big platform stone symbol of Lingam and Yoni, mother goddess sculpture, wheat and barley in wooden mortar, dice, copper, scale and mirror. Moreover, a sculpture of a dog chasing deer in bronze metal and a red sandstone male torso has been excavated. देखिए हरप्पा में क्या क्या मिला है। ये तो है कि सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी, मदर गॉडेस का स्कल्पचर मिला है, ये आपको याद रखना है। देखिए अगर लिंगम और योनी आप ऐसे ही याद रखोगे तो आपको पता है कि दे आर पार्ट ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है, शक्ति का पार्ट है, तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद हो जाएगा। उसके बाद बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डाइस मिला है, कॉपर स्केल मिरर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मेल टॉर्सो मिला है। मेल टॉर्सो मतलब क्या? मेल टॉर्सो मतलब ये जो आदमी का जो ये कटा मतलब चेस्ट के स्टमक बोलूँ या रिस्ट, तो कमर के ऊपर का पार्ट विदाउट हैंड्स, ठीक है, कमर के ऊपर के पार्ट से नेक, हेड और शोल्डर्स विदाउट हैंड्स, तो उसे बोलते हैं मेल टॉर्सो, वो मिला है। मोहनजोदारो पे चलते हैं। मोहनजोदारो पे पूरी पिक्चर आई थी, पता नहीं, मैंने वो देखी नहीं, ठीक है। मोहनजोदारो इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, ठीक है। द सिटाडेल, द ग्रेट बाथ, great granary, post-cremation burial, sculpture of bearded priest, the famous bronze statue of the dancing girl and पशुपति सील। ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है। पशुपति सील के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको जब सील्स के बारे में पढ़ाऊँगा ना, मैं आपको बताऊँगा। अभी आपका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। ग्रेट बाथ मिला है यहाँ पे। ग्रेट बाथ से ये पता चलता है कि उस टाइम के सिविलाइजेशन पे वो लोग जो स्वच्छता थी उसके बारे में कितना ध्यान रखते थे। ग्रेट बाथ से ये पता है। सिटाडेल मैंने आपको बताया कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा ऊपर की तरफ रहता है, इस पार्ट प्लेटफॉर्म को हम लोग सिटाडेल बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो होते होंगे उस टाइम पे उनके लिए यूज़ होता होता। बियर्डेड प्रिस्ट, बियर्डेड प्रिस्ट मतलब एक प्रिस्ट की मूर्ति है जिसको बियर्ड्स है, और बियर्ड्स है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी जो बियर्ड्स है वो प्रॉपरली शेप में है। जैसे हम लोग अभी आज दाढ़ी कराने जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई शेप कर दे मेरे को, ऐसा काट दे वैसा काट दे, तो उस टाइम पे उन लोग के पास भी ये इक्विपमेंट्स होगी, इसलिए इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है बियर्डेड प्रिस्ट से। उसके बाद डांसिंग गर्ल की मैं आपको फ़ोटो यहाँ दिखा दूँ, मिलेगी कि नहीं पता नहीं, है ना, ठीक है, जैसे मिलती है मैं आपको बताता हूँ। डांसिंग गर्ल उसकी ये मिली थी मूर्ति, ब्रॉन्ज स्टैचू मिली थी उसकी। तो दो चीज़ें आपकी हरप्पा और मोहनजोदारो। हरप्पा में हम लोगों को क्या मिला, सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी, मदर गॉडेस मिली, वहाँ पे मेल टॉर्सो मिला। ऑन द अदर हैंड मोहनजोदारो पे हम लोगों को क्या मिला, एक तो सिटाडेल मिला, ग्रेट बाथ मिला, उसके बाद बियर्डेड प्रिस्ट मिले, उसके बाद पशुपति सील मिला और डांसिंग गर्ल। धोलावीरा इन गुजरात के साइट्स अगर करंटली न्यूज़ में है तो आपको ये याद रखना है। और जब मेरे को जिस टाइम पे ये पूछा था ना, तो उस टाइम पे गुजरात में एक साइट थी, उसको शायद ऐसी साइट्स का एक नाम दिया था, ठीक है। गुजरात में धोलावीरा, जाइंट वाटर रिजर्व्स, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, स्टेडियम, डैम्स एंड एम्बार्कमेंट्स, इंस्क्रिप्शन comprising 10 large size signs like an advertisement board is the latest discovery of IBC city. It is the latest discovered IBC city. ओके, सबसे नई है। मैंने ना ये बुक नीचे रखी है, मुझे ना चश्मा है, बिना चश्मे के पढ़ने में थोड़ा तकलीफ होती है, ठीक है। धोलावीरा, उसमें जायंट वाटर रिजर्व्स मिले और यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला। ये यूपीएससी में पूछ चुका है कि धोलावीरा में क्या इंपॉर्टेंट था, और ऐसे मैच द फॉलोइंग्स में आ गए थे। तो अगर ये आपने कर लिए 2 मार्क्स आपके फिक्स। लोथल, मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आप भूल ही नहीं सकते। मैनचेस्टर, वाई मैनचेस्टर इज़ फेमस फॉर, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वो भी गुजरात में है। तो धोलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में है। Important sites for naval trade and archaeological findings include a dockyard, a rice husk,
फायर अल्टर, पेंटेड जार, मॉडर्न डे चेस, 45, 90 एंड 180 डिग्रीज एंगल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बरियल ऑफ क्रीमेटेड रिमेन्स। ठीक है, मैनचेस्टर, ये पूछा था कि विच साइट इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसका आंसर था लोथल, मैं गलत करके आया था धोलावीरा। ठीक है, अच्छा ये ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट थी, नेवल ट्रेड यहाँ पे मिला था कि नेवीज कैसे ट्रेड करती है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली थी यहाँ पे, और मेजरमेंट एंगल जैसे 45, 90 और 180 डिग्री, तो आप समझ लो कि उस टाइम पे ज्योमेट्री भी इन लोगों की बहुत अच्छी हुआ करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है और ये उनमें साइट्स है। ठीक है, तो आप ये समझो नहीं कि सब अलग अलग है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट्स है और ये साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है। तो इससे हम लोग को पता क्या चलेगा कि डिफरेंट साइट्स पे ये चीज़ें थी, मतलब ये लोग हर चीज़ में गुणी थे। ठीक है, राखी ग्रही, ठीक, क्या मैंने भी ना अंडरलाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, ये हरियाणा में है, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये, और ये उनका प्रोविजनल कैपिटल था। ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर पढ़ना आप चाहते हो तो रीड कर लो। ठीक है ना, पैर दुखने लगा यार मेरा थोड़ा सा। राखी गृह इन हरियाणा इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ग्रेनरी, सीमेंट्री, ड्रेन्स, टेराकोटा ब्रिक्स, टेराकोटा मतलब बताता हूँ, ठीक है, हैज़ बीन फाउंड हियर, इट इज़ कॉल्ड द प्रोविजन कैपिटल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। टेराकोटा ब्रिक्स, यूजुअली जब कोई ये बनाता है ईंट तो क्या करता है, मिट्टी लेता है, सांचे में डालता है, बना देता है। टेराकोटा मतलब ये कि जो मिट्टी लिया उसको उन लोगों ने चिमनी में डाल के पका के ईंट बनाई, तो पकाई हुई ईंट को क्या बोलते हैं, टेराकोटा ब्रिक्स। ठीक है, रोपर, कौन नहीं जानता रोपर कहाँ पे है, जो नहीं जानता उसके लिए आज का चॉकलेट कैंसिल। रोपर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलुज इन पंजाब। इंडिया dog buried with human in oval pit burial, copper X. Roper is the first Harappan site of independent India as it was the first site to be excavated after independence. यहाँ पे रोपर में ये सबसे पहले तो ये कि सबसे पहली साइट जो मिली थी इंडिया में वो थी रोपर, और यहाँ पे कुत्ते को, डॉग को ह्यूमन के साथ बरी किया गया था, मतलब ह्यूमन एंड एनिमल की बॉन्डिंग दिखाने के लिए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है आप दूसरी सोच में चले जाओगे, वैसे नहीं जाना है। एक डॉग को एक ह्यूमन के साथ बरी किया गया था क्योंकि ये दोनों के बीच में अफेक्शन और लव बताता था कि कितना है। तो सबसे लेटेस्ट वाली साइट कौन सी हो गई, धोलावीरा, और सबसे पहली साइट इंडिया में जो आईबीसी की मिली थी वो कौन सी थी, रोपर। अच्छा, बालथाल एंड कालीबगान इन राजस्थान। कालीबगान के बारे में बहुत पढ़ लेना भाई, कि अगर कालीबगान के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे तो, और जैसे जैसे ये चीज़ें चलती जाएंगी मैं कालीबगान के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते जाऊँगा। आप लोग मेरी वीडियो पे बने रहें, बस ये है कि सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। ये सब कुछ मैं फ्री में कर रहा हूँ, कोई पैसे नहीं ले रहा किसी से। मेरा मानना ये है कि सबको शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। गरीब से गरीब बच्चा जिसके पास एक स्मार्टफोन है वो पढ़ सके। 8 लाख 10 लाख कोई देना नहीं चाहता, ना मैं चाहता हूँ कि कोई दे, पर कैसा है ना कि मैं आपको उसके बदले में क्या मांग रहा हूँ, चैनल का सब्सक्रिप्शन और वीडियो को शेयरिंग, जिससे मेरे को हाँ कुछ पैसे आने वाले तो है नहीं, हाथ में कुछ आएगा है नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि अभी भी चैनल शुरू किया है मैंने पढ़ाना, और जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, 4000 वॉच आवर नहीं होंगे, तब तक तो कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे को। मैं आप लोगों के लिए एक ऐप भी बना रहा हूँ, मैं बहुत पहले से बना रहा था, मैंने अपने लिए बना के रखी थी कि जैसे ही क्वेश्चन आंसर्स है, PYQs है, वो सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, और उसी ऐप के अंदर आपको ये भी मिलेगा कि मेरे नोट्स क्या है, आपको स्टडी मटेरियल पूरा मिल जाएगा। तो वो आप ऐप डाउनलोड कर लोगे और चेंजेस भी आराम से हो जाएंगे। चलिए बालथाल और कालीबगान पे चलते हैं। राजस्थान में है बंगाल बोल रहा हूँ, बैंगल फैक्ट्री, टॉय कार्ट, बोन्स ऑफ कैमल, डेकोरेटेड ब्रिक्स, सिटाडेल एंड लो टाउन, फायर अल्टर यहाँ पे मिला है। बालाथाल और कालीबगान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे बैंगल फैक्ट्री थी। बैंगल मतलब आप समझते हो ना, चूड़ियाँ। हमारे हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बैंगल मतलब चूड़िया होता है।
टॉय कार्ट मतलब वो जो ये बैलगाड़ी होती है ना, वो वैसी चीज़ें मिली थी। सुरकटोड़ा इन गुजरात, गुजरात के 3 साइट्स आ गए, धोलावीरा, लोथल और सुरकटोड़ा गुजरात। फर्स्ट एक्चुअल रिमेन ऑफ हॉर्स बोन्स, हॉर्स का बोन सबसे पहला यहीं मिला था, सुरकटोड़ा। सुरकटोड़ा और घोड़ा आपको याद है, सुरकटोड़ा घोड़ा, दौड़ा दौड़ा घोड़ा, ऐसा आप याद रखो, सुरकटोड़ा घोड़ा। मतलब वो था ना, वो क्या राइम था, दौड़ा दौड़ा घोड़ा, दुम उठा के दौड़ा, तो सुरकटोड़ा और घोड़ा, घोड़ा के बोन वहीं मिले थे। बानवाली इन हरियाणा इज ड्राइड अप सरस्वती रिवर, ठीक है ना, उसके बैंक पे थे। सरस्वती रिवर जो हरियाणा में थी वो सूख गई है। ये चीज़ आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे जब आप रिवर्स के बारे में पढ़ोगे तो, ठीक है। वहाँ पे टॉय प्लाव मिली थी, प्लाव मतलब मालूम है ना, हल। बार्ली ग्रेन, लेपीज, लजुइल, फायर अल्टर, ओवल शेप्ड सेटलमेंट, ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट एंड ओवल शेप्ड सेटलमेंट। रेडियल स्ट्रीट मतलब क्या है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि रेडियल स्ट्रीट मतलब क्या। रेडियस क्या होता है, ये सेंटर और ये रेडियस, ये एक्सटेंड कर दिया तो डायमीटर है ना। तो रेडियल स्ट्रीट्स मतलब एक पॉइंट से मल्टीपल जगह तक जाने वाली, ये होता है रेडियल स्ट्रीट्स, ठीक है ना। तो ये याद रखना, जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने मार्क करके रखे, पर आप अगर साइड बाय साइड नोट बना रहे हो तो बनाते चलो। देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा समझने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा हूँ और तुमको समझा भी रहा हूँ, है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा। आलमगीरपुर, अगर आप ऐसे यूट्यूब अगर आप स्क्रॉल करते रहते हो तो आपको मिलेगा शॉर्ट्स में कि आलमगीरपुर क्या था, ठीक है। आलमगीरपुर इन मेरठ, उत्तर प्रदेश, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ IBC। मेजर फाइंडिंग्स आर ब्रोकन ब्लेड्स मेड ऑफ कॉपर, सिरेमिक आइटम्स, इम्प्रेशन ऑफ क्लोथ ऑन अ ट्राउ। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा आपको, हरप्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबगान, राखीगृह, रोपर, बैथाल, काली और सुरकटोड़ा। पाने वाली तो इतना कुछ नहीं है। मेहरगढ़ इन पाकिस्तान कंसिडर्ड टू बी द प्रीकर्सर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, पॉटरी एंड कॉपर टूल्स हैव बीन फाउंड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इट इज़ इन पाकिस्तान। हम लोग पढ़ते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज, डजंट मैटर्स, ठीक है। चानूदारो, ठीक है ना। लैंकशायर ऑफ इंडिया, लैंकशायर क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने बहुत बताया, अब तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लैंकशायर क्या होता है। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ओनली इन द सिटी विदाउट अ सिटेडल। ये देखो सिटेडल क्या है, मैं आपको दिखाऊं सिटेडल, ठीक है, थोड़ा ना, ये देखो, अरे यार ये देखो, ये रहा सिटेडल, लोअर सिटी सिटेडल, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे जो अगर सिटी बनाई होगी, ये दिस इज कॉल्ड सिटेडल, ठीक है। ओनली सिटी विदाउट अ सिटेडल, ये क्वेश्चन पूछा है UPSC में, डाल के देख लो गूगल में, ठीक है। बेड मेकिंग फैक्ट्री एंड यूज ऑफ लिपस्टिक हैज़ बीन फाउंड। लिपस्टिक, लड़कियां जैसे, नॉट बीइंग बायस्ड, पर आप सोचो कि मतलब कोई चूना पोत क्या है, नॉट बीइंग बायस्ड, प्लीज़ सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप इसका एक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ समझाने के लिए। अगर कोई बोलता है कि भाई तू तो चूना पोत क्या है, लड़के लोग ही पेंटिंग करते तो भाई तू तो पूरे बॉडी में चूना पोत क्या है, लिपस्टिक लगा ले बस, ऐसा। तो वहाँ लिपस्टिक मिली थी, चूना क्या है ये, चनूदारो, ठीक है। कोट डीजी लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, टार एंड फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मदर गॉडेस हैव बीन एक्सकैवेटेड। टार मिला है यहाँ पे, अगर याद रखना है तो रख सकते हो, वैसे भी कभी पूछा नहीं है। अब ये सुक्ता गांडोर, वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ IBC लोकेटेड इन पाकिस्तान, bangles and clay have been found. Bangles and clay has been found, but Bengal factory is found in बालाथल एंड कालीबगान। याद रखो यार, याद नहीं रखते हो। याद करने का सही बात तरीका बताऊँ, बाल है और काला है ना। अगर बाल काला है तो आप बैंगल पहनोगे तो अच्छे लगेगा, सिंपल। बालू इन हरियाणा, वेरियस प्लांट रिमेन्स हैव बीन फाउंड, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक।
ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक वॉज फाउंड इन बालू इन हरियाणा, तो ठीक है। Daimabad, Maharashtra, southernmost site of IBC, bronze sculpture including bronze chariot has been discovered here. Kerala Nodharo, नाम देखो, it sounds like Gujarati, right? Not being biased again. समझाने के लिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ समझाने के लिए है, मेरा किसी को पर्सनली ऑफेंड करने का कोई ये नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग का अल्टीमेट गोल क्या है, पेपर क्रैक करना। अगर मेरे को पिन पॉइंट मिले तो मैं वो बस वो क्वेश्चन को आंसर टिक करके आ जाओ, मेरे 2 मार्क्स बने। मेरा यही मोटो है कि किसी भी तरह आप लोग को समझा दूँ ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। तो कुछ भी मैं जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल किसी को ऑफेंस करने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। चलो, केरलानोधारो, केरला से याद नहीं रखना कि केरला का है। केरलानोधारो, इट साउंड्स लाइक गुजराती, समवन इज सेइंग इन गुजराती, तो अब गुजरात में है। सॉल्ट प्रोडक्शन सेंटर ड्यूरिंग आईवीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज सॉल्ट प्रोड्यूसिंग सेंटर, डेली यूज़ का पार्ट है। तो अगर किसी ने बोला कि मतलब कभी मैच द फॉलोइंग में आ गया, समझने की कोशिश करो कि हम लोग को रट्टा नहीं मारना है, याद रखना है, और रटने से याद नहीं होता है। सॉल्ट डेली यूज़ है, गुजरात से मिली, केरलानोधारो। कोटबाला पाकिस्तान, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फर्नेस, ठीक है, वो डजंट मैटर्स। मांड, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ आईबीसी। अदर इम्पॉर्टेंट साइट्स है, पर अभी मैं आप लोग को इतनी ही साइट्स की इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, ठीक है। अभी नए नए जो भी साइट्स हुए हैं और होने वाले होंगे तो आप लोगों को वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हड़प्पन मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, राखी गृह, रोपर, कालीबगान, बालाथल, बाल काले हैं तो बैंगल अच्छे लगेंगे, ठीक है। सुरका टोड़ा, दौड़ा घोड़ा, है ना, दुम उठा के दौड़ा, तो सुरका टोड़ा घोड़ा, बनवाली, आलमगीरपुर, चोनोधारो, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखनी। कुछ तो मैंने अभी आपको याद करवा दी यार, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ये एक पूरा सेशन मैं आप लोग के लिए ले रहा हूँ। एग्ज़ाम नज़दीक है, प्रीलिम्स 28 को है, मुझे भी पढ़ाई करनी है। तो वीडियो देख रहे हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल। फ्री में पढ़ा रहा हूँ, किसी से कभी पैसे नहीं मांगे, अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ और आपसे नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग नॉलेज शेयर करो। आर्किटेक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसके ये थोड़े से पार्ट थे। हड़प्पा में कितनी साइट्स थी, मतलब आईवीसीज में कितनी ऐसी साइट्स थी जिसके बारे में हम लोग ने यहाँ पढ़ा और यहाँ पढ़ा, जहाँ पर कहीं बैंगल मिले, कहीं टार मिले, कहीं पे नेवल बेस मिला, किसी को मैनचेस्टर बोला जाता था, किसी को लैंकशायर बोला जाता था, ठीक है। आर्किटेक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो अभी देखो, द रिमेन्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो रिवील्स अ रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। तो मैंने आपको यहीं पढ़ाते वक्त बोल दिया था कि इससे क्या पता चलता है हम लोगों को, ठीक है। द टाउन्स वेर लेड आउट इन रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, द रोड रैन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन, जो रोड था वो ऐसे डायरेक्शन में जाती थी, ठीक है। एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब अगर एक रोड यहाँ से जा रही है, एक रोड यहाँ से जा रही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री। Mainly 3 types of buildings have been found in the excavation sites: dwelling houses, public building, and public bath. The Harappans used burnt mud bricks of standardized dimension for the purpose of construction. Many layers of well-baked bricks were laid out and then joined together using gypsum mortar. हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या करते थे ये लोग कि जो बर्न ब्रिक्स थे उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ था, इनके पास एक स्टैंडर्ड डायमेंशन थे, मतलब समझ लो कि सांचा था, उसी में बनाते थे उसको। जो बर्न ब्रिक्स थे और वेल बेक्ड ब्रिक्स थे उन लोग बाहर रख के उसको जिप्सम मोटर से लगाते थे। अभी हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं ना, उस टाइप से वो लोग जिप्सम मोटर लगाते थे। द सिटी वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, अपर रे सिटाडेल एंड लोअर पार्ट।
तो अरे अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है ये रहा। अभी ये कैसे दिखाऊँ मैं आप लोगों को, ठीक है अभी ये ठीक है ना, ये रहा, यहाँ था मैं। The city was divided into two parts, an upraised citadel and lower part of the city. An upraised citadel in the western part was used for constructing buildings of large dimensions such as granaries, administrative buildings, pillared hall and courtyards. Some of the buildings in the citadel might have been पे चलते रहे, ये तो खराब हो गया। ओह गॉड, might have been the resident of the ruler and aristocrats. However, Indus Valley civilization sites do not have large monumental structures such as temple or palaces for ruler, unlike the Egyptian and Mesopotamian civilization. The granaries were intelligently designed with strategic air ducts and raised platforms which helped in storage of grains and protection from pests. तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो ग्रेनरीज वगैरह थी और जो ये प्लेटफॉर्म्स वगैरह थे जो बनाए थे इन लोगों ने, कुछ जो सिटिडल पे बनाए थे, मतलब ऊंची पार्ट पे, वो ज़्यादातर जो राजा का रहने वाला जगह था या एडमिनिस्ट्रेटिव के जो लोग थे उनके लिए बनाया जाता था। जो नीचे लोअर पार्ट थे वो सिर्फ जो नॉर्मल वर्कर्स थे, कभी किसी को रहना हो तो उसके लिए बनाई जाती थी। पर एक ये बात थी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं बने, है ना। बड़े बड़े मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल टाइप्स, हवा महल टाइप्स और लाल किला टाइप्स, ऐसे मॉन्यूमेंट्स बने नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्योंकि वहाँ पे फिर पर मेसोपोटामिया में जो थे, मेसोपोटामिया में और इजिप्शियंस जो थे उन लोगों के पास थे ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई। और जो ग्रेनरीज थी जहाँ पे ग्रेन्स रखते थे, जहाँ पे बोल रहे ना स्ट्रैटेजिक, तो मैंने आपको पहले बताया था कि उन लोग की जो टेक्नोलॉजी थी इतनी अच्छी थी, इंजीनियरिंग स्किल्स इतने अच्छे थे कि वो लोग जब घर बनाते थे तो वेंटिलेशन का ये रखते थे कि हवा यहाँ से आ रही है वहाँ से चली जाए। अगर आप हवा महल को अच्छे से देखोगे, हवा महल इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है, पर हवा महल जिसने भी बनाया होगा उसकी जो कारीगरी होगी, जिसका दिमाग होगा, उसको मैं सलाम करता हूँ। क्योंकि हवा महल इसलिए बोलते हैं कि वहाँ गर्मी नहीं होती है। आप जाके देखो, विजिट करो, हवा महल देख लो। आगे बढ़ते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द हरप्पन साइट इज़ द प्रेवलेंस ऑफ पब्लिक बाथ। मैंने आपको पब्लिक बाथ के बारे में बताया था ना कि वहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन में पब्लिक बाथ हुआ करती थी। और पब्लिक बाथ मतलब हेल्थ सैनिटाइजेशन, मतलब वहाँ पे रिचुअल क्लीनिंग्स भी होंगी, लोग अपने हाथ पैर धोएंगे, मतलब क्लीनिनेस का कितना अच्छा ध्यान रखना पड़ता है या कितना इंपॉर्टेंस वो लोग देते थे, ये वो लोग बता रहे हैं। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द हरप्पन साइट इज द प्रेवलेंस ऑफ पब्लिक बाथ विच इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक cleanliness in their culture. These baths also had an array of galleries and rooms surrounding them. The most famous example of public bath is the Great Bath in the excavated remains of Mohenjo-daro. Great Bath मैंने आपको बोला था मोहनजोदारो में, याद रखो ये है ग्रेट बाथ। यहाँ से सीढ़ियाँ अंदर जाती थी। आज भी ये चीज़ कहीं कहीं कितने सारे मंदिरों में है और इसका इम्पोर्टेंस उस रिलीजन जो भी वो मंदिर है उसके इसमें बताया गया है। तो जब मैं टेम्पल्स आर्किटेक्चर पढ़ाऊँगा टेम्पल के बारे में तो आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें क्यों थी। फिलहाल आप ये याद रख लो कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। कौन सी घाटी की सभ्यता बोलते हैं हम लोग, वो घाटी की सभ्यता है हिंदी में। आप, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोग को सॉरी बोलता हूँ कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी स्मॉल वंस रूम्ड हाउस हैव बीन फाउंड विच माइट हैव बीन यूज्ड एज अ क्वार्टर by the working class people. Some of these houses have stairs which indicate they might have been double stories. Most buildings have private wells and properly ventilated bathroom. The most striking feature of the Harappan civilization is the advanced drainage system. Small drainage ran from each houses and were connected to a large drainage running alongside the main road. The drains were covered loosely to allow regular cleaning and maintenance. Cesspits were placed at regular interval. The importance placed on hygiene, both personal and public, is quite impressive. Presence of wells has also been observed at many sites. मैंने आपको ये चीज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन जब शुरू करा था तब मैंने बताया था कि
जो ग्रेट बात है या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम है इन लोगों की, ये इतनी अच्छी थी। जैसे अभी हम लोग किसी भी सिटीज़ में, आप लोग में से बहुत सारे लोग बड़े बड़े मेजर सिटीज़ और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में रहते होंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम देखिए, आप लोग जब किसी घर में जाते हो, किसी फ्लैट में हो, तो टी टाइप का ड्रेनेज सिस्टम होता है। टी टाइप का ड्रेनेज सिस्टम ये है कि आपके घर से जो कचरा निकल रहा है, जो ड्रेनेज निकल रहा है, वो मेन जो ड्रेनेज है उसमें जाके कनेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी घर से निकला कचरा वो आपके घर में आ जाएगा, क्योंकि ये टी टाइप का जॉइंट है। टी टाइप का ड्रेनेज क्लीनिंग प्रोसेस चलता है। जो आपके इधर से जमा होगा, अगर चोक हुआ तो आपके घर का चोक होगा, सबके घर का नहीं होगा। लेकिन जब मेन चीज़ से कनेक्ट हो रही है, वो हम लोगों को बहुत टाइम के बाद पता चला, जबकि इन लोगों को तब भी पता था। ठीक है, तो ये था क्या, आर्किटेक्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर तो अपना टॉपिक है ना, तो अब हड़प्पा में स्कल्पचर्स कहते थे। अभी जब हड़प्पा में बोल रहा हूँ तो आपको पता है कि स्कल्पचर में आपको क्या मिलेगा, डांसिंग गर्ल मिलेगी, पशुपति सील मिलेगा, उसके बाद जो ब्रॉन्ज फिगर थे डांसिंग गर्ल की वो तो मिलेगी, उसके बाद बियर्डेड प्रिस्ट भी मिलेगा आपको, ये सारे लोग मिलेंगे। ये मेरा पढ़ाने का मकसद यही था आप लोगों की, जब आप आगे जाओगे तो मैं आपको कनेक्ट कर पाऊँगा कि आपको क्या क्या मिला था, कैसे कैसे मिला था। तो स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए, ठीक है ना। आर्किटेक्चर तो मैंने पहले ही बोल दिया कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, स्कल्पचर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। The Harappan sculpture were extremely adept at handling 3-dimension volumes. The most commonly found were sealed bronze figures and potteries. ठीक है, तो 3 डायमेंशंस होते थे और बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन से बनाए जाते थे वो। सील्स में क्या मिले, पशुपति सील्स पहले बताया। अब मुझे बताओ आप लोग कि पशुपति सील्स कहाँ मिला था। पिछले पेज में बताया मैंने, मेरे को बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि पशुपति सील किधर मिला था। अब भी कमेंट सेक्शन में बताओ, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, रुका हूँ मैं। नहीं, पेज नहीं टर्न करूँगा मैं, पेज नहीं टर्न करूँगा। आप लोगों के लिए मैं ये बुक लेके बैठा हूँ, क्योंकि जिनके पास बुक खरीदने के भी पैसे नहीं हैं उनको मैं इस बुक से पढ़ा रहा हूँ। मेरा मोटो यही है कि इस बुक से क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं। ये बुक कितने की आती है आपको पता है? टाटा मैकग्रॉ-हिल की बुक है ये, और ये कम से कम 800-900 की आती होगी, ठीक है। ये बुक कम से कम 800-900 की आती होगी। मेरा तो ट्राइपॉड भी गिर गया आप लोगों को बताने के चक्कर में। एनीवेज 800-900 की ये बुक आती होगी। अब जो लोग इस बुक को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोग के लिए मैं बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है बुक से लाइन बाय लाइन लोगों को पढ़ाने का, पर ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि भाई तुम बोलोगे कि सर मेरे पास तो बुक ही नहीं है, मैं रेफ़र कैसे कर पाऊँ। तुम्हारे पास ये वीडियो तो है, मैं इस वीडियो से एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ, और तुम बोल रहे हो कि मुझे पता ही नहीं कि पशुपति सील कहाँ मिला था। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में मैं देखूंगा किस किस ने सही जवाब दिया। हाँ ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड न्यूमरस सील्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑल अक्रॉस द एक्सकेवेशन साइट्स। व्हाइल मोस्ट ऑफ द सील्स आर स्क्वायर, it was found that triangular, rectangular and circular seals were also being used. Steatite, a soft stone found in the river beds, was the most common material used to make seals, but agate, chert, copper, fence and terracotta seals were also found. Some instances of gold and ivory seals have also been found. Most of the seals have inscription in a pictographic script which is yet to be deciphered. The script was written mostly from right to left, but bidirectional writing styles. That bidirectional writing style, ठीक है, that is right to left on one line and left to right on the other line has also been found. तो अभी जो जो सील्स मिली थी, ठीक है ना, जो सील मिली है उस पे ये लोग बहुत सारे मटेरियल्स की यूज़ करते थे। स्टीएटाइट सॉफ्ट स्टोन है जो रिवर्स के बेड में मिलती है। आपने अगर गांव में अगर कहीं पे आप होंगे और जहाँ से नदी बहती होगी, बड़ी
जिसका कटाव आता होगा वहाँ से, और वहाँ पे जब आप नीचे जाओगे, जब थोड़ी सी सूख जाए तो आप वहाँ पे जाओगे और देखोगे तो आपको ये स्टीएटाइट मिलेगी। गांव के जो हमारे लड़के लोग हैं उनको पता होगा, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता होगा। आप लोग में से कौन कौन गांव से है और कहाँ से है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। रिवर बेड्स पे मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद जो राइटिंग स्टाइल थी, जो सील पे जो इमेजेस थी और जो वो लोग लिखते थे, वो लोग कैसे लिखते थे, एक तो यहाँ से लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे, फिर यहाँ शुरू करेंगे राइट टू लेफ़्ट। ये होता है बाई डायरेक्शनल राइटिंग स्टाइल होता है। पिक्टोरियल स्क्रिप्ट जो उन्होंने उस सील पे है, वो अभी तक डिसिफर नहीं हुआ। डिसिफर मतलब उसको अभी तक कोई इसको पढ़ नहीं पाया। सिंपल मैं आपको बोलूँ तो कोई इसको पढ़ नहीं पाया, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये भी मैंने ये सब किया हुआ है, आप लोगों के लिए किया था ये सब ये मैं प्रिपरेशन करके आता हूँ आप लोगों के लिए सब, कि मैं क्या बताने वाला हूँ क्या नहीं बताने वाला। और आप लोग से पूछता हूँ कि पशुपति सील अभी कहाँ मिला था पिछले पेज में, तो आप बताते नहीं हो। कैसे स्टूडेंट्स हैं मेरे, ठीक है। पहला ही लेक्चर है, पर मैं थोड़ा सा इसलिए स्ट्रिक्ट हूँ क्योंकि आप ये देखिए कि आप देश सेवा में जा रहे हैं। देश सेवा मतलब आपका एक डिसीजन, कि आपने किसी का एक डिसीजन आपके सैकड़ों गांवों को, 8 से 10 गांवों को, 12,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को इफ़ेक्ट कर पाएगा। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका फर्स्ट टाइम है। कितने लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि मैं पढ़ा भी लाइन बाय लाइन रहा हूँ ना आप लोगों को, और हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ। गुस्सा नहीं हो रहा, बस समझा रहा हूँ, ठीक है। एनिमल इम्प्रेशंस वर ऑल्सो प्रेजेंट, जनरली 5, विच वेर कार्व्ड intaglio on the surface. Common animal motifs includes unicorn, humped bull, rhinoceros, tiger, elephant, bullock, bison, goat, macaque, ibex, and crocodile. However, no evidence of cow has been found on any seal. Generally, the seals had an animal or human figure on one side and an inscription on the opposite side, or inscription on both the sides. Some seals have inscription on the third side as well. देखिए, यहाँ पे इन लोग बहुत सारे एनिमल यूज़ करते हैं, वो तो छोड़ दो। बहुत सारे एनिमल यूज़ करते हैं, मतलब वो पूछेगा नहीं यूपीएससी में। गाय यानी काव को यूज़ करते थे, ऐसा कोई सील मिला है क्या वहाँ पे? तो ऐसा कोई सील मिला नहीं है, तो काव का तो यूज़ नहीं करते थे, मतलब काव की सील ऐसी नहीं मिली। अब सील पे क्या होता था, यूजुअली कैसा होता था कि एक जो फेस है सील का, ये वाला फेस, इस पे या तो एनिमल का फिगर रहेगा और ये साइड कुछ इंस्क्रिप्शन रहेंगी, यानी लिखा हुआ रहेगा, या तो दोनों साइड लिखा हुआ रहेगा, या तो तीनों साइड लिखा होगा। तीनों एज इन यहाँ और ये जो रिंग बनता है ना वहाँ पे भी, ठीक है। अभी सील वेर प्राइमरली यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस एंड helped in communication. Discovery of various seals in Mesopotamia and various sites such as Lothal indicate that seals were extensively used for trade. Some seals with a hole on them have been found on dead bodies, indicating it is used an amulet. Amulet मतलब लॉकेट टाइप्स, ठीक है। लॉकेट टाइप्स यूज़ किया जाता है। Carried on persons of their own, probably seen as some form of identification. Mathematical images have also been found and on some seals, which might have been used for educational purposes as well. Seals with symbols similar to swastik designs have also been found. Famous seals include Pashupati seal and unicorn seal. ठीक है, पशुपति सील और यूनिकॉर्न सील, ये इम्पोर्टेंट सील्स जो मिले हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा पशुपति सील के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ। स्टीएटाइट सील है। स्टीएटाइट मतलब मैंने अभी बताया था कि जो रिवर्स के बेड के अंदर जो सॉफ्ट स्टोन होता है उसके ऊपर ये सील मिलेगा। मोहनजोदारो में मिला था, अभी किसी ने मेरे को जवाब दिया ना कि मोहनजोदारो में, हाँ ठीक है। एंड डिपिक्ट्स अ ह्यूमन फिगर और अ डीटी। डीटी मतलब इंग्लिश में डीटी का मतलब होता है भगवान। मतलब भगवान भी मतलब आप जिसको प्रे करते हो, तो हर लोगों के लिए जैसे कुल देवता होते हैं उनके लिए डीटी वो है, तो या तो कुल देवता का होगा
या जिस भगवान को जो रूलर था वो मानता था, या वहाँ के जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग मानते होंगे, उस डीटी का फोटो हुआ करता था। सीटेड क्रॉस लेग मतलब पलथी मार के जैसे आप खाने के लिए बैठते हो वैसे। सराउंडेड बाय एनिमल्स, तो ये देखिए ये पलस्ती मार के बैठे हुए हैं, है ना। आंखें, ये जो डीटी है उनकी आंखें, सर, नेक, और ये पलस्ती मार के बैठे, और उनके आजू बाजू में क्या उन्हें एनिमल्स हैं। ऐसी पशुपति सील्स थी। एन एलिफेंट एंड टाइगर आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड में एलिफेंट और टाइगर हुआ करते थे। राइट साइड में ऑफ द फिगर विथ राइनोसरस, लेफ्ट साइड में भूल गया कहाँ था, लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर, वाइल राइनोसरस एंड बफेलो आर सीन ऑन द राइट साइड। 2 एंटीलोप्स आर ऑल्सो शोन बिलो द सीट ऑफ द फिगर। तो लेफ्ट साइड में क्या था, एलिफेंट और टाइगर, राइट साइड में क्या, राइनोसरस और बफेलो और 2 एंटीलोप। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सिर्फ पशुपति सील के बारे में आप याद रखो, कहाँ मिला था क्या नहीं मिला था वो आप याद रखो। ब्रॉन्ज फिगर है, पॉटरीज है, ऑर्नामेंट्स है। ये पूरा मैं ख़त्म कर दूँ कि अगले लेक्चर में ख़त्म करूँ? बताओ मुझे, 1 घंटे का सेशन हो गया। कितना बचा है? पूरा ख़त्म कर दूँ तो कैसा होगा? चलो ठीक है, देखते हैं, है ना, थोड़ा टाइम है मेरे पास, और फ़ोन में बैटरी भी कम है, पर जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे। अच्छा ठीक है, आर्किटेक्चर के बारे में आपको पता चल गया। अब हड़प्पा के स्कल्पचर के बारे में आपको पता चल गया कि वहाँ पे क्या मिलता है। स्कल्पचर मतलब आप जाते हो, छोटी चीज़ें मतलब सील्स मिलेंगी, ब्रॉन्ज फिगर्स मिलेंगे, पॉटरीज मिलेंगी। सील्स में आपको पता चल गया कि मैंने बताया पशुपति सील मिला था मोहनजोदारो में, और ये जो बेसिकली ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता था। कहीं कहीं पे उन सील्स के ऊपर उन लोगों ने छेद भी करके रखे थे ऑर्नामेंट की तरह पहनने के लिए, एमुलेट्स, ठीक है, तो ऑर्नामेंट्स की तरह पहनने के लिए। कभी कभी ये चीज़ जो सील रहती थी वो लोगों के बारे में बताने के लिए काम आती थी, पर्टिकुलरली जो किसी एक जनजाति से बिलोंग करते हो उनको बताने के लिए काम आती हुई थी। और इन सील्स पे कभी कभी ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी हुआ करते थे। ज्योमेट्रिकल फिगर्स ये बताते थे कि वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किए जाते थे। फेमस सील्स पशुपति और यूनिकॉर्न सील। इस वीडियो में मेरे को ऐसा लगता है कि यहीं तक रखना चाहिए, नहीं तो आप लोग के लिए ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बस शुरू किया, आने वाले लेक्चर में मैं आपको बस ये छोटा सा लेक्चर मैं ले लूँ तो कैसा होगा, ये सोच रहा हूँ। दोस्तों आप बताइए कि क्या करूँ, मतलब आगे का ये लेक्चर लेना है या नहीं। चलिए ठीक है, मैं ना ये लेक्चर यहीं स्टॉप करता हूँ। दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? देखिए, मैं जो नॉर्मल टीचर्स है उनकी तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा रहा हूँ। इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कितनों के पास बुक्स नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो कहीं पीछे ना रह जाए। तो वीडियो अगर एक ऐसी टेक्निक है, एक AI मॉडल है जो वीडियो में से जो भी आपको टेक्स्ट मिलेगा उसको पेपर में उतार देंगे, तो आप वो यूज़ करके आपके फ़ोन के अंदर ही नोट्स बना सकते हो, अगर फ़ोन है तो। नहीं तो हैंड तो बना ही सकते हो, मैं वीडियोस काफ़ी टाइम तक चला कर रखता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये ब्रॉन्ज फिगर्स और पॉटरी, टेराकोटा और पॉटरीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, और कुछ सजेशंस हो, कुछ सुझाव हो तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 3 लाख के मॉनिटर्स और स्क्रीन लेके आपको AC के रूम में पढ़ाऊँ। जिस हिसाब से मुझे पढ़ा के नॉलेज शेयर करना पड़ रहा है, जितनी मैं आप लोगों की मदद करने में सक्षम हूँ, जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की मदद करूँगा। तो आप लोग मेरी भी मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।